इज नॉट अ नेचुरल थिंग। नेचर कभी नहीं चाहता कि एक हाई माइंड बने। नेचर के साथ हाई माइंड का पूरा कॉन्स्ट्रक्ट ही नेचर के साथ कॉन्फ्लिक्ट में है। ठीक है, मगर हाई माइंड की जो क्रिएशन है वो जो हमारा ईगो है, जैसे तुम 5 ईगो सेंट्रिक लोगों को अगर जिनका ईगो अनचेक्ड है, जिनको ठीक है, उनको आप साथ में बैठा लीजिए, तो वो हर आदमी जो है वो एक दूसरे से रिकॉग्निशन चाहता है, वैलिडेशन चाहता है, और एक हाई माइंड का एक नेचुरल कंस्ट्रक्ट शुरू हो जाता है। हाई माइंड जैसे हम वो होती है ना एक कि एक लॉन में, गार्डन में जैसे घास उगती है, वैसे हाई माइंड की क्रिएशन अपने आप शुरू हो जाती है। और अगर वो लोग अपने ईगो को चेक में रखना नहीं जानते हैं, या उनको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है, ठीक है, वो अपने ईगो को ही अपने आप को मानते हैं, तो हाई माइंड अपने आप बनना शुरू हो जाता है। अब जैसे अभी हम लोग ये बात कर रहे थे कि जो आदमी, अगर हम और डीप में जाके इसको सोचें कि जो आदमी पहले मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है, फिर आईएएस बनता है, फिर उसके बाद आचार्य प्रशांत बनता है, तो वो भी एक लिहाज से हाई माइंड का ही हिस्सा है। क्योंकि उसको भी रिकॉग्निशन चाहिए, अभी वो उसको लग रहा है कि वो हाई माइंड से निकल गया है, मगर उसको भी ये बताना पड़ता है अपनी मार्केटिंग के लिए कि मैं आईआईएम भी करा हूँ, मैं आईएएस भी करा हूँ, मैं ये भी करा हूँ, मैं सब कुछ छोड़ के आया हूँ, ताकि वो ये बोल रहा है कि देखो, तुमको मुझे सुनना है, पहले तो तुम मुझे सुनो, और मैं तुम्हें बैठ के जो ज्ञान दे रहा हूँ तुम मुझे एरा गैरा मत समझ लेना। मैं आईआईएम भी होके आया हूँ, आईएएस भी होके आया हूँ, आईआईटी भी होके आया हूँ। तो ये अगर आप इसको डीप में सोचें, ये हाई माइंड का हिस्सा है। वो ही इज स्टिल अ हाई माइंड, इन अ हाई माइंड। He is in the high in that system, but the thing is, देखो इसमें मैं जो भी आचार्य प्रशांत हैं, मैं उनके ऊपर नहीं जाऊंगा, बट somebody like him, if they try to do what with a good intent, क्योंकि एक बात बताओ, अगर लोग सो रहे हैं तो उनको कैसे जगाया जाएगा? इट इज या लोग उस भ्रम में हैं कि लेट्स से कि इट इज एन अजम्पशन अक्रॉस द बोर्ड कि टीचर गुरु ये सब ऐसे ही टाइम पास होते हैं। मान लो यही बेसिक प्रीमाइस है, इसको तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको तोड़ने के लिए तुमको वही पाथ लेना पड़ेगा कि यू फर्स्ट बिकम वर्दी इन देयर आई। वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि बिकम फर्स्ट, यू हैव टू बिकम वर्दी इन देयर आई, then you have to say कि भाई what you think is worthy is not worthy enough because I'm just shedding it, I'm leaving it, क्योंकि otherwise तो who will listen to you? मतलब nobody will listen to you. It's like that. तो इसलिए वो चीज़ भी ज़रूरी है। अब आचार्य प्रशांत का की जो मार्केटिंग है, उनका अलग जो भी ऑब्जेक्टिव रहा हो, बट मुझे उस प्रोसेस से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप पहले प्रूव करो अपने आप को इन द मैट्रिक्स ऑफ सोसाइटी एंड देन यू ब्रेक इट। यू फर्स्ट बिकम पार्ट ऑफ द सिस्टम टू ब्रेक द सिस्टम। उसमें कोई इश्यू नहीं है, लेकिन while knowing the fact that you are not aligned to those values, you are just doing for the sake of doing it. It's not you are not using it, you should not use it as marketing, basically मेरा कहने का वो मतलब है। मतलब मार्केटिंग के लिए भी कर सकते हो, बट as long as you are convinced that you are not having the same values that you're trying to break, तो I think it is acceptable. अब अगर आपको पॉलिटिकल लेवल पे चेंज करनी चाहिए तो आपको पॉलिटिक्स में तो आना पड़ेगा ना। इट डजंट मीन दैट योर वैल्यूज आर अलाइंड टू द करंट पॉलिटिकल वैल्यू। यू वांट टू चेंज इट, बट हाउ यू विल चेंज इट? ओनली बाय बीइंग देयर। In order to be there, you have to have at least some knowledge of politics. मुझे ऐसा लगता है
ये फीलिंग होना कि आई वांट टू चेंज समथिंग, ये भी हमारे ईगो से निकलती है, और ईगो से ही हाई माइंड भी निकलता है। मतलब क्यों मैं कुछ भी चेंज करना चाहता हूँ, ये एक सब, देखो जो होना है, मतलब अगेन नेचर जब ड्राइव हो रहा है अपने आप, तो पूरी अवधारणा ही ये है कि मुझे नेचर के साथ बहना है। और जब मैं बोलता हूँ कि मैं ये चेंज करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ क्यों कुछ भी चेंज करना चाहते हो, हर चीज़ नेचर का पार्ट है अगर, ठीक है, देन व्हाई वुड यू लाइक टू चेंज एनीथिंग फॉर दैट मैटर। नहीं, उसका एक काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि जब सब कुछ नेचर का पार्ट है तो हाई माइंड भी नेचर का पार्ट है। हाँ, हाई माइंड भी नेचर का पार्ट, वो तो एक आर्गुमेंट है ही, वो तो एक आर्गुमेंट है। उसके अलावा ये भी आर्गुमेंट है कि जो मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, जो मेरी विशेस, जो मेरे डिजायर्स हैं, वो भी एक नेचर का पार्ट है। मतलब माई विलिंगनेस टू चेंज समथिंग इज ड्रिवन बाय नेचर। आई एम नॉट अ स्टैंड अलोन एंटिटी, समथिंग इज ड्राइविंग मी। हाँ, मेरे विशेस, मेरे डिजायर भी नेचर ही है। यस। तो वो जो मेरे डिजायर है, वो कुछ चीजों को चेंज करना चाहते हैं, तो व्हाई शुड आई स्टॉप, आई शुड डू इट। बट मैं डिजायर नहीं हूँ, सारा गेम ही यहीं से शुरू नहीं, हुआ। मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, मैं तो बस इंस्ट्रूमेंट हूँ। तो मैं अपनी डिजायर को, मैं कहता हूँ ठीक है, मैं अगर मान लो कुछ चेंज भी करना चाहता हूँ, सब देखो, पहली बात तो जब मैंने ये समझ लिया कि मैं डिजायर नहीं हूँ, मन बुद्धि अहंकार से परे हूँ, ठीक है, और बाकी सब प्रकृति है, वो जानते हुए भी आप ये काम कर सकते हो, वो उस चीज में स्थापित होके भी। अब जैसे आपका घर है, आपका घर गंदा पड़ा हुआ है, फेंकी हुई चीजें, ये वो इधर उधर चीजें, तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि क्या प्रॉब्लम है इसमें, लेट इट बी लाइक दैट। दूसरा ये आप बोल सकते हो कि नहीं, मैं इसको साफ करूंगा। तो वो जो सफाई है, वो अहंकार से नहीं आ रही, वो अहंकार से नहीं आ रही, वो सफाई सिंपली है बिकॉज थिंग्स इन ऑर्डर आर नेट पॉजिटिव, राइट। तो वो अहंकार से नहीं आ रही। हाँ, तो फिर वही है, मतलब कोई भी चीज आप चेंज करना चाह रहे हो, मतलब क्या वो क्लीनिंग वाला। बट मैं इसमें एक एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि देखो जब हम जैसे क्लीनिंग करते हैं, वो अपने घर की एकांत में करते हैं, वो हमारा एक बहुत ही अंदर से निकली हुई, जिसमें हम किसी से कुछ भी वो नहीं चाहते। तो वही अंदर से निकली हुई चीज बहुत लोगों की होती है कि वो, उनको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, वो अंदर से उनको ड्राइव आता है कि मुझे ये करना है। चाहे वो ड्राइव स्टीव जॉब्स का एप्पल बनाने में ड्राइव हो, या म्यूजिशियन का म्यूजिक बनाने में ड्राइव हो, वो ड्राइव एक इंटरनल फोर्स होता है। वो उसको तुम क्वेश्चन नहीं कर सकते हो कि ये ड्राइव क्यों है। अच्छा, एक्चुअली मैं तो इसमें क्या बोलूँगा, जैसे कुछ इनडिटर्मिनेट प्रॉब्लम्स होती हैं ना, जिनको आप कभी भी ये असरटेन नहीं कर सकते कि सामने वाला ये काम कर रहा है, क्योंकि उसकी, मैं ये देखो, सिम्टम्स हम हमेशा आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसकी ये काम कर रहा है, ये फॉर द सेक ऑफ वैलिडेशन कर रहा है, या ये कहीं अंदर से निकल रहा है, ठीक है, कोई धारा प्रस्फुटित हो रही है। मगर हम कभी भी 100% सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकते, ये कभी भी किसी के बारे में नहीं कह सकते कि थोड़ा ईगो टेंटेड होता ही है कि सबको इन द बैक ऑफ माइंड वो थोड़ा सा प्रेज मिल जाए, या थोड़ा सा रिकॉग्निशन मिल जाए, वो तो होता ही है, वो सबका थोड़ा बहुत होता है, लेकिन उसको चेक में रखना पड़ेगा आपको। बट जानते हो, जैसे ही तुम्हें लगा कि मुझे प्रेज मिल जाए, तुम ऑथेंटिक होना बंद हो जाओगे। हाँ, वही, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ, उसी से मैं बोल रहा हूँ, उसी सेंटेंस में बोल रहा हूँ कि आपको उसको चेक में रखना है, और अगर आपको कोई प्रेस कर रहा है ना, तो उसको आपको रिजेक्ट करना है। इनफैक्ट मैं इसीलिए आचार्य रजनीश का बहुत बड़ा फैन हूँ। अगर वो सही मायने में, अगर किसी आदमी ने कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में हाई माइंड को समझा और उसको ब्रेक कर दिया, उससे सही मायने में निकल गए बाहर, ठीक है, तो वो आचार्य रजनीश है। मतलब आप समझिए कि उस आदमी ने हजारों की संख्या में पुस्तकें पढ़ी और लिखी, 5000 से ज्यादा तो पुस्तकें लिखी गई हैं उनके व्याख्यानों पर,
हजारों की संख्या में जस्ट इमेजिन उनकी जो खत्म नहीं कर इंटेलेक्चुअल सकते। वेल्थ है। हाँ, एक लाइफ टाइम में आप खत्म नहीं कर हाँ, पाएंगे, इतना मतलब कुछ 20वीं शताब्दी के सारे नोबल लॉरेट फिलोसोफर्स एक तरफ और जो है आचार्य रजनीश एक तरफ, उसके बाद वो आदमी ही शुड हैव, जैसे हम जो हाई माइंड का हिस्सा थी, कंसोलिडेट करो, जस्ट राइड ऑन योर ग्लोरी, स्टे क्लियर ऑफ दिस, स्टे क्लियर ऑफ यू नो। एक माई उसके स्टोरी बाद मेन उसने लिख दो। उसने एक संभोग समाधि की तरफ लिखा जो हर स्टेशन पे बिकती है, और ओशो को जो छपरी लोग होते हैं, हाँ, वो सेक्स के बारे में ओशो के आश्रम में, ये जस्ट इमेजिन, कुछ इंटरेस्टिंग होगा इसमें। मतलब आदमी उन्होंने जितनी इंटेलेक्चुअल वेल्थ कमाई, उसका अंदाजा भी 20वीं शताब्दी में कोई आदमी उसके आसपास भी नहीं है, ठीक है, उसके आसपास भी नहीं है, मतलब उनसे कोई कंपैरिजन ही नहीं है, राइट। और उसके बाद वो आदमी बोलता है कि चलो अब सेक्स के बारे में बात करेंगे, और वो भी उस समाज में बात करेंगे जहाँ पर टैबू, जहाँ पर मतलब खतरनाक टैबू है सेक्स के बारे में बात करना। ये है एक, मतलब ही इज रेडी टू रिस्क ऑल एंड ही डजंट केयर। ये एक जो है ना, मतलब मैं जब सोचता हूँ कि एक अल्टीमेट एक रेफरेंस पॉइंट, कि एक हाई माइंड से निकल जाने वाले इंसान का क्या बिहेवियर होता होगा, तो आपके पास एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए ना। वो रेफरेंस पॉइंट ये है। अब क्वेश्चन उठता है, जैसे कि जो लोग होते हैं अपने क्रेडेंशियल्स बताते हैं, मतलब मैंने एक चीज देखी है कि अगर कोई स्पीकर शुरू होने से पहले अपने क्रेडेंशियल्स बता रहा है कि मैं यहाँ से आया हूँ, मैं MBA करा, फिर मैं इधर गया, फिर मैं फलाना गया, मैं ढमका गया, इसका मतलब वो 2 कौड़ी का स्पीकर है। क्योंकि देखो क्रेडेंशियल्स ठीक है, मैं मतलब तुमको, आपको बताना नहीं चाहिए, तुम्हारे अंदर वो आकर्षण होना चाहिए। हाँ, आप जो बोल रहे हो उसके अंदर वो कंटेंट होना चाहिए, मतलब उसको, हाँ, वो कंटेंट होना चाहिए, तुम्हारी बातों में वो जान होनी चाहिए कि लोग बंध जाए। तुम मैग्नेट को ये नहीं बताना पड़ता कि देखो मैग्नेट को मैं लोहा खींचूंगा, अभी मैं लोहा खींचने जा रहा हूँ। हाँ, उसकी जो प्रेजेंस है अपने आप में, ठीक है। और इसीलिए मैंने एक बार हम लोग एक फैमिली गैदरिंग में बैठे, पता नहीं तुम्हें वो याद हुआ कि नहीं, तो किसी ने बात बोली कि हम ये कैसे आइडेंटिफाई करें, हम तो बहुत लोगों को जानते हैं जो सन्यासी हैं या ऐसा है, उन्होंने सन्यास ले लिया। नहीं, जब आप ऐसे किसी आदमी से मिलेंगे जो हाई माइंड से पूरी तरह बाहर निकल चुका है और जो बिल्कुल ही सामाजिक, मतलब इस चीजों से बाहर है, उसके प्रति जो आपका सरेंडर और रिस्पेक्ट है, उसके एक शब्द बोले बिना भी, मतलब आप उसके सामने जो सरेंडर फील करेंगे, वो सरेंडर आपको कोई अमाउंट ऑफ क्रेडेंशियल अगर कोई बोल दे, जैसे मैं ओशो के बारे में जब बात करता हूँ, आई इवन रिफ्यूज टू यूज वर्डली एडजेक्टिव्स, विशेषण जो दुनिया में फैले हुए हैं, ऑसम, ग्रेट, मैं उनसे परे मानता हूँ। मुझे लगता है कि अगर मैं इस इंसान के लिए इन विशेषणों का प्रयोग कर रहा हूँ तो मतलब इट्स ए ब्लास्फेमी। ये सब इंसानों को डिस्क्राइब करने वाले विशेषण हैं, डिविनिटी को डिस्क्राइब करने वाले विशेषण नहीं है, ठीक है। तो वो जो क्लैरिटी है, जब आप ऐसे किसी आदमी के साथ के सामने आएंगे तो आपका जो सरेंडर है वो अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। इनफैक्ट अभी परसों ही मैं किसी बात पे अपने बेटे से बात कर रहा था, उसकी टीचर ने एक इशू क्रिएट करा। अच्छा। तो मैंने, मतलब था, डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैंने उसको बोला कि देखो कोई किसी से पैट्रोनाइज होने की जरूरत नहीं है। तो मुझे इसमें बीच में रोका गया कि तुम मतलब टीचर को तो रिस्पेक्ट करना चाहिए। मैंने कहा नहीं, किसी को रिस्पेक्ट बाय डिफॉल्ट नहीं करना चाहिए। रिस्पेक्ट इज ए वेरी वैल्यूएबल करेंसी। व्हाई वुड यू, तुम्हारा टीचर अगर ऐसा टीचर नहीं है जिसके सामने स्टूडेंट का सर स्वतः झुक जाए,
तो उस टीचर को टीचर बने रहने का कोई हक नहीं है। ठीक है, आप अपने घर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अच्छे से एज एन ऑब्लिगेशन रिस्पेक्ट चाहते हैं तो फिर आप किस बात के टीचर हैं? अच्छा एक बात बताओ, ये ट्रूथफुल का अपोजिट फेक हो सकता है, फेक और अनट्रू बोल सकते हैं। ये मैं सोच रहा था जब तुम बोल रहे थे तो कि कोई इंसान क्यों हाइव माइंड से निकलना चाहता है, तो एक रीजन ये भी हो सकता है कि वो एक अनट्रू या फेक जो एग्जिस्टेंस है वो उसको सेटिस्फाई नहीं करती हो, क्योंकि अल्टीमेटली तो व्हाट सेटिस्फाइज यू इज बिल्कुल 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 ट्रुथ। तो ओशो का भी ऐसा ही था। ओशो के बारे में मैंने भी बहुत पढ़ा है, मतलब उतना नहीं पढ़ा है लेकिन सुना है, पढ़ा है जो भी। एक टाइम था जब मैं ओशो की सीडी सुनता रहता था, मतलब रात भर चलती रहती थी मेरे। उस टाइप में भी सुना हूँ मैं बहुत। तो ओशो क्यों मरे? दुनिया में बिलियंस ऑफ लोग हैं ना, ये तो भगवान जाने। मतलब ये भी एक सवाल है बहुत बड़ा कि कोई आदमी, किसी इंसान में ऐसा क्या होता है कि जो इतना उसको, क्योंकि उनका भी जो सोसाइटी और के प्रति जो एक डिजेक्शन और डिस्गस्ट था वो बहुत हाई लेवल पे था, बहुत शुरू से ही था, बहुत शुरू से था, बचपन से ही था। मतलब ही यूज्ड टू जस्ट, उनके साथ तो कुछ बुरा भी नहीं हुआ था, कि ऐसा नहीं कि ओशो किसी ने डाइवोर्स दे दिया, ओशो किसी ने माँ बाप ने मोलेस्ट किया, कोई नार्सिसिस्टिक फादर आ गए, नहीं। वो एक रेयर ऐसी चीज है। मतलब ऐसा जनरली आदमी की अवेकनिंग होती है, वो कुछ बहुत बड़े सेटबैक के बाद होती है। ओशो को ऐसा कुछ नहीं फेस, नहीं, वो नेचुरल और उनका जो एक नेचुरल जिसको बोलते हैं ना रेडिकल अप्रोच इन फैमिली, टीचर को गरिया देना, टीचर को, मतलब बेसिकली एनीथिंग ही सॉ एज फेक और अनट्रू, नॉट लाइक डिटेक्टर उनका बड़ा तगड़ा था। हाँ, इमीडिएट, इवन जो सवाल पूछने आते थे उनकी ले लेते थे वो, मतलब कि भाई तुम फेक सवाल पूछ रहे हो, सवाल ही तुम्हारे फेक है, कि तुम कम से कम एक असली सवाल तो पूछो, एक स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन तो करो। फेक टाइप के सवाल पूछोगे तो फिर वो ले लेते थे, राइट। तो कोई इंसान ओशो जैसा कैसे बन जाता है? मतलब इट इज, सोचो अगर हम इस चीज को डिकोड कर दें कि कोई इंसान ओशो जैसा कैसे हो जाता है, या कोई भी महान आदमी उस टाइप से कैसे बन जाता है, क्यों बन जाता है, तो हो सकता है ये एक जो डिकोडेड चीज हो उसको और लोग यूज कर पाए या और लोग, लेकिन फिर सवाल ये है कि आप किसी को बना नहीं सकते हो ऐसा। ये एक ड्राइव है, एक स्ट्रॉन्ग ड्राइव है, और उस ड्राइव में जो लोग लगे हुए हैं वो पेन में भी होते हैं तो भी वो चले जाते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। उनकी पेन की डेफिनेशन चेंज हो चुकी है। हाँ, उनको करेक्ट, उनकी पेन की डेफिनेशन भी चेंज हो चुकी है। और जो दुख की बात है कि ओशो तो खैर मतलब जो मेरी समझ है उसके हिसाब से तो ही वॉज एन एनलाइटेंड पर्सन, 100%, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। मगर ओशो के साहित्य को पढ़कर या ओशो की बातों को सुनकर लोग ना बहसबाजी करना और अगेन वो सब बहुत सीख गए हैं। बट एक चीज तुमने ऑब्जर्व किया है कि इवन सोसाइटी ने एक एनलाइटेंड पर्सन का भी टेम्पलेट बनाया हुआ है। हाँ, कितना बड़ा ये एक मिसफॉर्चून है कि आपने एक जो अल्टीमेट चीज है उसको भी जिसका कि कोई टेम्पलेट नहीं होना चाहिए, राइट, उसका भी एक टेम्पलेट बनाया है कि एक जो एनलाइटेंड पर्सन हो उसको इस तरीके से सोसाइटी में स्टेटमेंट्स देने चाहिए, इस टाइप से बिहेव करना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा बैठना चाहिए, उसको रोलेक्स नहीं पहनना चाहिए, उसको गाड़ी में घूमना नहीं चाहिए। तो अगेन एक टेम्पलेट बना दिया आपने। जैसे ही आप टेम्पलेट बनाते हो तो आप में जो ओरिजिनलिटी है आप उसको खत्म कर देते हो। तो एनलाइटेंड पर्सन तो कोई भी हो सकता है। एक बार सदगुरु का मैं सुन रहा था, वो बोल रहे थे कि वैसे ही घूमते घूमते गया कहीं पे, तो जाते जाते वो सब्जी मार्केट, मछली मार्केट, वहाँ पे एक बंदा था,
वो कुछ तो सब्जी मछली जो भी बेच रहा था, और उसको मैंने देखा, उसने मुझे देखा, मुझे समझ में आ गया ये बंदा एनलाइटेंड है। तो संभव है। पॉसिबल है ये कि कोई बंदा मछली बेच रहा हो और फुल्ली एनलाइटेंड हो, दुनिया में किसी को उसके बारे में पता नहीं हो कि वो क्या है, कौन है। He just decided not to be seen or not to be visible, or he's just happy the way he is. Doesn't need any fame, recognition. मतलब anyway, somebody who is enlightened, he doesn't give a shit about what people think. उसके बाद ना उस स्टेज में आके आप चाहे मछली बेचो, या आप ओशो बन जाओ, या आप कोई कॉर्पोरेट कंपनी के सीईओ बन जाओ, आप कुछ भी करो, मतलब आफ्टर दैट पॉइंट everything is either meaningless or meaningful at the same time. दोनों There ही is no होती हैं। difference. There is no Yes, difference. yes. हाँ, ओशो भी अगर किसी दिन हो सकता है डिसाइड कर लेते कि भाई आज से नहीं बात करेंगे, करा है उनने भाई। भाग। हाँ। जीवन में, अपने जीवन में 2 बार वो 3-3 साल के लिए मौन व्रत पे चले गए हैं। बाय गॉड। जब ओशो यूएस गए थे तो लोगों ने यूएस भाग गए, ठीक है। वो यूएस जाके मौन ही साइलेंस फॉर 3 years। अच्छा। जो ये शीला वाला कांड हुआ था पूरा जो है उनका, वो तब हुआ था जब, हाँ देखो ये अभी जैसे मैं तुमसे बात करते करते दिमाग में आई बात कि क्यों वो स्टेट क्यों आएगी कि जब मुझे तुम्हारी अप्रिसिएशन से फर्क ना पड़े, या मुझे किसी अच्छे बुरे से फर्क ना पड़े, या इस चीज किसी भी चीज से फर्क पड़ना बंद हो जाए। वो सिर्फ तब आ सकती है, मतलब अगर मैं सोचूं कि मैं अगर एक सेन इंसान हूं, मेरे दिमाग है, कुछ भी बुद्धि है, तो फिर मुझे क्यों, मैं बोलूँगा कि यार मुझे हैप्पीनेस नहीं चाहिए, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे उससे फ़र्क नहीं, क्यों भाई ऐसा क्यों कह रहे हो? ऐसा इसलिए है, ये रियलाइजेशन जब आ जाता है ना कि एक सिक्के के दोनों पहलू एक साथ मौजूद होते हैं, हेड और टेल। हेड आपको भी दिख रहा है मगर टेल भी दिखेगा, और वो चाहे कुछ भी हो, कुछ भी हो, फॉर दैट मैटर, कुछ भी हो। एटम बॉम्ब भी एक बहुत बड़ी साइंटिफिक डिस्कवरी से पैदा हुआ। तो जब हमको ये समझ में आ जाएगा ना, तो फिर आप ये सोचेंगे कि ठीक है, जिसको मैं हैप्पीनेस कह रहा हूँ, ये सिर्फ इस सिक्के का एक पहलू है जो मुझे अभी दिख रहा है, मगर इसके साथ एक दूसरा पहलू भी है। और जिसको मैं सैडनेस कह रहा हूँ, वो भी सिक्के का एक पहलू है जो मुझे अभी दिख रहा है। तो जब आपको ये समझ में आ जाएगा, आप इस चीज़ से कन्विंस हो जाएंगे कि चीज़ें जो हैं वो पोलैरिटी एक साथ एग्जिस्ट कर रही हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो फिर आप इस उपद्रव में पढ़ना बंद कर देंगे, क्या अच्छा है क्या बुरा है। जिसको मैंने अच्छा समझ के करा था, उसमें से ये अच्छे बुरे की अवधारणा नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती है। नेचर तो एग्जिस्ट करता है, बस अच्छे बुरे की डेफिनेशन तो आपने दी है, और नेचर में पोलैरिटी एग्जिस्ट करती है। जब हमको ये समझ में आ जाता है ना कि अब मैं फिर किसके पीछे भागूं, मान लीजिए आपको पता है कि यार मिलेगा तो दोनों साथ में ही आना है, तो फिर तुम किसके पीछे भागोगे? जिसको तुम अच्छा समझ रहे हो उसके सिक्के का दूसरा पहलू दिखेगा, और जिसको बुरा समझ रहे हो उसका भी दूसरा पहलू है। तो फिर व्हाट इज द पॉइंट ऑफ रनिंग बिहाइंड एनीथिंग फॉर दैट मैटर? समाजवाद को देखा हमने, कैपिटलिज्म को देखा, पूंजीवाद को देखा, जितने भी वाद हैं, इज्म, सबको हमने देखा, और सबकी शुरुआत ये सोच के हुई थी कि कुछ बहुत ग्रेट हो रहा है, क्रांति, रेवोल्यूशन। और बाद में क्या हुआ? ये होना ही होना, ये कोई एक्सेप्शन नहीं है। ये ऐसा नहीं कि कोई बाई चांस अच्छा हमने जो है एक बार एक टाइम था जब मैं इन सब चीज़ों से बड़ा फैसिनेट हुआ करता था कि डिसीजन मेकिंग, हायर ऑर्डर थिंकिंग,
नॉइज, ठीक है, बाइसेस, ये सब कुछ देखने समझने के मैं 2-3 महीने इसमें बहुत घुसा रहा, ठीक है। मैं चार्ली मंगर के मेंटल मॉडल्स, ये सब बाद में समझा सब उपद्रव है फिजूल का। क्योंकि जो भी चीज तुम्हारे सामने आ रही, मान लो तुम कोई भी डिसीजन लिया फॉर दैट मैटर, इट डज नॉट, उसका दोनों चीजें साथ में ही आनी है। तुम कुछ भी कर लो, जिसको तुम अच्छा डिसीजन समझते हो वो सिर्फ तभी तक अच्छा है जब तक उस सिक्के का दूसरा पहलू तुम्हारे सामने नहीं आया है। तो आप एक फ्लो स्टेट में, आप ठीक है, आपकी जितनी एनालिसिस है उसके हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से ले लीजिए डिसीजन। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए कि मैं अभी जो है बनाऊंगा, वरना मुझे बताओ ऐसी कौन सी चीज़ है, बड़े बड़े फिलोसोफर होके मर गए, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट होके मर गए, क्या हमने आज तक कभी भी किसी इकोनॉमिक बबल को प्रिवेंट कर पाए? कभी नहीं कर पाए। जो भी चीज़ है, इतने सोशल एक्सपेरिमेंट हुए, इतिहास भरा पड़ा है। जब आपको ये अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गई कि कुछ भी करूं, कोई कुछ भी करूं, उसके दोनों चीजें एक साथ मुझे मिलनी है, तो फिर नाउ यू आर फ्री। अब जो हो रहा है, जहां जा रहे हैं। Next time, see you. धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। Our viewers, haters, lovers, bitchers, whoever you are, we don't give a shit about it.